आज से 27 साल पहले ये 6 जून की गर्म तरीन रात थी। एक ऐसी रात जो जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। मैं मुल्तान से फरार होकर लाहौर आया था। तब मेरी जेब में सिर्फ 55 रुपए थे। मैं रेलवे स्टेशन से सीधा दाता दरबार पहुंचा। न फातिहा पढ़ी न कोई दुआ, सीधा लंगर खाने से चावल खाने लगा क्योंकि भूख से मेरा बुरा हाल था। मैं चूंकि अच्छा लड़का था इसलिए मेरी कोशिश थी कि लाहौर में अच्छे लड़कों से ही राब्ता रखूं और उनको बताऊं कि मैं आपके शहर आ चुका हूं। मैंने जेब में हाथ डाला तो जेब कट चुकी थी। मैं बहुत ज्यादा परेशान हुआ क्योंकि मजीद मेरे पास पैसे मौजूद नहीं थे। मैंने अपनी घड़ी फरोख्त की और पीसीओ से अपने दोस्तों को एक एक करके कॉल करने लगा। अपने अच्छे अच्छे दोस्तों का नंबर मिलाया, मगर जिस दोस्त को भी मेरी आवाज सुनाई देती वो नंबर बंद कर देता। मेरे चेहरे पर परेशानी के आसार नुमाया थे। मेरी परेशानी देखकर एक गाड़ी मेरे पास आकर रुकी। गाड़ी के अंदर एक 55 साल औरत। इस औरत ने मुझे एक ऐसी ऑफर की जिसको सुनकर पहले तो मैं हैरान हुआ और खौफ से कांपने लगा। फिर अपनी मजबूरी को देखा और उधर तो मेरा कोई था ही नहीं और घर से भी मैं इसलिए भागा था कि कत्ल के एक झूठे इल्जाम में पुलिस मेरे पीछे थी। मैंने तो जिंदगी में कभी चींटी तक नहीं मारी थी, लेकिन एक बंदे के कत्ल का मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया गया। हुआ यूं था कि कोई आदमी एक मजदूर को बुरी तरह जख्मी करके चला गया था। मुझे नहीं मालूम था कि ये क्या मामला है, लेकिन जैसे ही मैं इसके करीब गया तो मुझे खतरे की घंटी सुनाई दी, मगर मैं इसकी जान बचाना चाहता था। वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था। मैं जैसे ही उठकर अस्पताल की तरफ इसे ले जाने लगा तो पुलिस ने मुझे कातिल समझते हुए मेरा पीछा किया। मैं इसको सड़क पर लिटाकर भागने लगा। मुझे नहीं मालूम कि अब वो जिंदा होगा या बेचारा जिंदगी की बाजी हार चुका होगा। इसकी हालत से मुझे ऐसे लग रहा था कि वो जिंदा नहीं बचेगा, क्योंकि काफी खून बह चुका था और उसकी हालत बहुत खराब थी। मैं भागते हुए एक मुसाफिर बस के अंदर घुस गया। इसके बाद एक स्टॉप से दूसरा स्टॉप तब्दील करते करते यहाँ लाहौर आ गया। खैर, इस खातून ने गाड़ी का शीशा नीचे किया, मुझे हाथ का इशारा किया और गाड़ी के करीब आने को कहा। मैं जब इस गाड़ी के करीब गया तब वो बोली, मेरी बात गौर से सुनो। ना जाने मुझे क्यों ऐसा लगता है कि तुम इधर नए हो और काफी परेशान लग रहे हो। अगर तुम बेरोजगार हो तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक नौकरी है। क्या तुम ये जॉब करना पसंद करोगे? मेरी आंखों में उम्मीद की किरण पैदा हुई। मैंने कहा, जी, मैं हर किस्म की जॉब करने को तैयार हूँ। औरत ने कहा, सोच लो, फिर अपनी बात से मक न जाना। मैंने कहा, जिन हालात का मुझे सामना है मैं बगैर जॉब के जलील हो जाऊंगा। औरत ने मुझसे कहा कि मेरा शौहर 2 माह के लिए मुल्क से बाहर किसी काम के सिलसिले में गया है। तुझे 2 माह तक मेरे लिए काम करना पड़ेगा। बताओ, मंजूर है? मैंने कहा, जी मंजूर है, लेकिन कैसा काम? आप मुझे काम की नौयत तो बताएं। वो कहने लगी कि हमारे घर का वॉचमैन बीमार है, वो अपने गांव वापस चला गया है। इसकी जगह तुझे 2 माह तक काम करना है। घर की चौकीदारी के अलावा छोटे मोटे और भी काम हैं, जैसा कि सूदा सलफ ले आना। रहाइश के अलावा खाना भी फ्री होगा और इसके अलावा माहाना 15,000 रुपए तुम्हारी तनख्वाह होगी। मैडम की बात सुनकर मैं काफी खुश हुआ, क्योंकि इन हालात में मुझे एक सहारे की जरूरत थी। दोस्तों से तो मुझे वो सहारा ना मिल सका, लेकिन एक अजनबी खातून ने मुझे सहारा दिया। मैंने कहा, मुझे मंजूर है। उसने मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया और अपने घर की तरफ रवाना हुई। सफर के दौरान इस औरत ने मुझसे कहा कि मैं तुझे माहाना 15,000 की बजाय 50,000 दूंगी अगर तुम मेरा काम करोगे। मैंने उनसे कहा कि मैडम जी, कैसा काम? पहले ही आप मुझे चौकीदार की जगह जॉब करने का कह रहे। इस औरत ने मुझसे कहा कि मेरा शौहर कारोबार के सिलसिले में मुल्क से बाहर जाता रहता है। हर औरत की ख्वाहिशात होती हैं जिनका पूरा करना इसके शौहर की जिम्मेदारी है, लेकिन मेरा शौहर ऐसा बिल्कुल नहीं। अफसोस कि मेरा जरा ख्याल नहीं। मैं एक औरत हूँ और मेरे भी कुछ जज्बात हैं। तुम शक्ल से किसी अच्छे घराने के मालूम होते हो और हमारा ये राज भी रखोगे, मुझे इस बात की उम्मीद है। मैंने परेशानी के आलम में मैडम से पूछा कि कैसा राज? उसने कहा, अगर तुम मुझे जिनसी तस्कीन मुहैया करो तो मैं तुम्हें 1 माह का 50,000 रुपए दूंगी और उसके अलावा भी दूंगी कि तुम खुश हो जाओगे। इन मोहतरमा की बात सुनकर मुझे सर से लेकर पांव तक पसीना आया। मेरा जिस्म खौफ से कांपने लगा। इस तरह का काम तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं किया, ना ही सोचा। मैंने मैडम से कहा कि बेहतर यही है कि आप अभी गाड़ी रोके, वरना मैं आपके साथ वो हश्र करूंगा कि आप भूल नहीं पाएंगे। उसने गाड़ी रोकी और साथ ये भी कहा कि एक दफा फिर सोच लो, ऐसे मौका बार बार नहीं मिलते। मैं चुपचाप इसकी गाड़ी से उतर गया।
मेरे पास लाहौर में मौजूद मेरे सारे अच्छे दोस्तों के फ़ोन नंबर मौजूद थे। लिहाजा मैंने दोबारा किस्मत आजमाने का फ़ैसला किया कि शायद मेरे किसी दोस्त को कुछ तो शर्म आ जाए कि बचपन के दोस्त को यूं मुश्किल में तन्हा नहीं छोड़ते। मैंने रवाले से दाल चावल ख़रीदे और फिर चावल से पेट भरने के बाद मैंने इत्मीनान से फ़ोन नंबर वाली चेक निकाली और करीबी पीसीओ से अपने एक अच्छे दोस्त को फ़ोन किया। मेरी आवाज़ सुनकर बहुत खुश हुआ, लेकिन जब उसे पता चला कि मैं उसे बगैर बताए लाहौर आया और अब मुस्तकिल यही रहने का इरादा है, तो वो कुछ परेशान सा हुआ। चूँकि वो मेरा अच्छा दोस्त था, इसलिए मुझे उसकी परेशानी महसूस नहीं हो सकी और मैंने कहा कि मुझे अपने घर का एड्रेस समझाओ और बताओ कि कौन से नंबर की वैन तुम्हारे घर आएगी, क्योंकि रात हो रही है और मैं थका हुआ हूँ, लिहाजा सोना चाहता हूँ। ये सुनकर वो मजीद घबरा गया और जल्दी से बोला कि मेरा घर तो ग्रीन टाउन में है और यहाँ आते आते तुम्हें 2 घंटे लग जाएंगे। मगर मैंने लापरवाही से कहा कि फिर क्या हुआ, बेशक 4 घंटे लग जाए, मैंने कौन सा मीटिंग में जाना है। इसके लहजे में बेबसी थी। फिर बोला कि यार तुम्हें तो अबू का पता है, बड़े मजहबी इंसान हैं और हमारे घर का दरवाज़ा रात 9 बजे बंद हो जाता है, वो माइंड करेंगे। मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। मेरा अच्छा दोस्त लाहौर जैसे इंसानों के समंदर में मुझसे हाथ छुड़ा रहा था। मैंने जल्दी से कहा, लेकिन मैं रात कहाँ गुजारूंगा, मेरे पास तो अब पैसे बहुत थोड़े हैं। ये सुनकर उसे अंदाज़ा हो गया कि मैं अब इसके गिले का हार बनने वाला हूँ, लिहाजा 2 ठोक बोला, सॉरी यार, हमारे घर का माहौल तो तुम्हें पता है, अबू कभी किसी गैर को घर में रहने की इजाज़त नहीं देंगे। मेरी मानो तो वापस मुल्तान चले जाओ। मैं कुछ कहने ही वाला था कि मेरी नज़र पीसीओ के फ़ोन पर पड़ी, जहाँ 2 यूनिट गिर चुके थे। बात चूँकि मेरी समझ में आ चुकी थी, लिहाजा बगैर कुछ कहे फ़ोन रख दिया। 6 रुपए दुकानदार को अदा किए और बाकी के 49 रुपए एहतियात से जेब में डालकर फुटपाथ पर बैठ गया। मेरी परेशानी एकदम बढ़ चुकी थी। मैं बगैर सोचे समझे अच्छे दोस्तों के आसरे इतने बड़े शहर आया था, लेकिन अब बहुत बड़ा खौफ ये भी था कि कहीं कोई ठग मेरे 49 रुपए लेना उड़े। अचानक मुझे याद आया कि सुना है कि दाता साहिब के दरबार पर दुआएं बड़ी कबूल होती हैं। मैंने जल्दी से अटैची केस उठाया और दुआ मांगने के लिए दरबार की तरफ चल पड़ा। दरबार की सीढ़ियों के करीब मुझे रुकना पड़ गया। ज़ायरीन वहां अपनी जूतियां बतौर अमानत रखवा रहे थे। कुछ देर गौर किया, अपनी चप्पल बगल में दबाई और अटैची उसा उठाए सीढ़ियों पर चढ़ गया। संगमरमर के फर्श पर कदम रखते ही मजा आ गया, लेकिन जब मैंने देखा मजार के अहाते में जा बजा लोग लेटे हैं। कई ने तो कपड़ों से भरे शापरों को ही अपना तकिया बनाया हुआ था। मेरी आंखों में चमक उभर आई। रात गुजारने के लिए इससे अच्छा ठिकाना नहीं हो सकता। दुआ भूलकर मैं शब बसरी के लिए कोई कोना ढूंढने लगा। फिर मस्जिद के सामने मुझे एक जगह मिल गई। मैंने जेब से रुमाल निकालकर फूलों की पत्तियों और मुखानों को वहां से साफ किया। जूती बैग में रखी, बैग को दाएं तरफ रखा, हाथ का तकिया बनाया, सर रखकर लेट गया। इसी दौरान इशा की आज़ान शुरू हुई और लोग खुदा के हुजूर सजदा रेज होकर मस्जिद की तरफ जाने लगे। मैं तभी गहरी नींद सो गया। आँख खुली तो आज़ान जारी थी। मैं समझ गया कि मैं सिर्फ 1-2 मिनट के लिए ही सोया हूँ, लेकिन हैरान हुआ कि इतनी थोड़ी सी नींद से मेरी सारी थकन कैसे दूर हो गई। इसी लम्हे मौज़न पुकारा। असलात खैर अलमनोम में हड़बड़ा गया। ये शाकी नहीं, फजर की आज़ान थी। लाहौर में पहली रात गुजार चुका था। सुबह नाश्ते में लंगर में जाकर दाल रोटी खाई, जेब में रखे पैसों को गन्ना और बैग उठाकर सड़क पर आ गया धड़कते दिल के साथ। पीसीओ पहुंचा, जेब से अच्छे दोस्तों के फ़ोन नंबर वाली चिट निकाली, बारी बारी तमाम को फ़ोन किया। एक अच्छे दोस्त ने मुझे मशवरा दिया कि जिस तरह तुम घर से भाग कर आए हो, तुम्हारा हाल शक्ली लंगड़े की तरह होगा, जो साल पहले लाहौर आया था और अब शराब पीता है और जुआ खेलता है। मुझे फौरन याद आया कि मेरे पास शक्ली लंगड़े का नंबर है। जल्दी से कॉल ख़त्म की, अपना एटीची केस खोलकर इसमें से किताबें निकाल कर चेक करना शुरू किया। एक किताब के आखिरी सफ़े पर शक्ली लंगड़े का नंबर लिखा हुआ था। शक्ली लंगड़ा मुल्तान में मेरे साथ पला बड़ा था, लोफर और इंसान था। वालिदैन की तरफ से मुझे सख्त हिदायत थी कि इस शख्स के साय से भी दूर रहना है। इसकी माँ मर चुकी थी। 10 साल पहले इसके बाप ने तीसरी शादी कर ली थी। बचपन में शक्ली लंगड़े की टांग पर से रड़ा गुजर गया था, इसलिए वो लंगड़ा कर चलता था। मुझे सिर्फ इतना याद है कि वो अपने बाप के दावत वलीमा वाले दिन लाहौर भाग आया था।
मैंने धड़कते दिल के साथ शकील लंगड़े का नंबर मिलाया। दूसरी तरफ से किसी खातून की आवाज आई। मैंने बड़े अदब से पूछा कि शकील से बात हो सकती है। दूसरी तरफ से एक गलीज गाली से मेरा इस्तकबाल हुआ। अबे शकू ही बोल रहा हूँ तो कौन है? और मुझे याद आ गया कि शकील की आवाज बड़ी पुतली थी। मैंने जल्दी से इसे अपना बताया। मेरी बात सुनते ही खुशी से पागल हो गया। बोला कि तुम उधर रुको, मैं अभी आ रहा हूँ। मैं रिसीवर हाथ में पकड़े हैरान खड़ा था। थोड़ी देर में वो दरबार के बाहर आया। मुझे देखते ही उसके पीले पीले दांत निकल आए और वो मुझसे चिंत गया। मुझे इसके मुंह से आने वाली बदबू से अंदाजा था कि वो नशे में है। वो मुझे एक कच्ची बस्ती में एक टूटे फूटे घर में ले आया। उसने भी अभी तक शादी नहीं की थी और अकेला रह रहा था। इस शकील लंगड़े के इस घर में मुझे 2 माह गुजारने का मौका मिला। इस दौरान ना उसने मुझसे किराया मांगा, न खाने के पैसे, बल्कि उल्टा 200 मुझे ही पकड़ा देता था। और उसके बुरे दोस्त बहुत बुरे थे। लेकिन जब मैं शहाबनामा खरीदना चाहता था तो शकील लंगड़े के पैसे पूरे नहीं निकले थे, तो इसके बुरे दोस्तों ने मुझे चंदा करके 540 रुपए थमा दी और मैंने जिंदगी में पहली बार एक बेशकीमत किताब खरीदी। मुझे पेन, गत्ता, दस्ते ये सब शकील लंगड़े ने ला कर दिए। रिसालों में अपनी तहरीरें भेजने के लिए डाक टिकट और लिफाफे भी शकील लंगड़ा फराहम करता था। आज भी मेरी लाइब्रेरी में रखी गई काफी किताबें शकील लंगड़े की मरहूम मिन्नत हैं। 27 साल गुजर चुके हैं। शकील लंगड़ा पुलिस मुकाबले में मारा जा चुका है। इसकी लाश को लावारिस करार देकर दफनाया गया। मजम चुंगी से चौबुर्जी की तरफ जाएं तो मियानी साहिब के कब्रिस्तान की दाएं तरफ वाले एक कोने में इसकी गुमनाम कब्र आज भी मौजूद है। मैं जब भी इसकी कब्र पर जाता हूँ तो बगैर कुछ पढ़े वापस आ जाता हूँ। किसी ने बताया था कि ऐसे बुरे लोगों के लिए बख्शिश की दुआ नहीं करनी चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों नूना मुझे ऐसा लगता है कि जैसे क़यामत के रोज जब कोई किसी को नहीं पहचानेगा तब शकील लंगड़ा जरूर कहीं से निकलेगा और मुझे पहचान लेगा। मुखलिस दोस्त नसीब से मिलते हैं, लेकिन जो उनके खुलूस की कदर नहीं करते दोस्ती में फासले पैदा हो जाते हैं। कोशिश करें कि ऐसे दोस्तों और रिश्तों की कदर करें जिनकी बुनियाद खुलूस पर मबनी हो।